Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. Welcome to this session और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई. फंजाई चूँकि हमारी कंपेटिटर है विदिन द इकोसिस्टम, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों में, हमारे क्लासरूम्स में और पूरे एनवायरनमेंट को कवर किया हुआ है फंजाई ने और इसके स्पोर्स ने. तो किस किस तरह से फंजाई डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के ज़रिए अपनी खुराक हासिल करती है, इसको देखते हैं डिटेल से ऑन द बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन इटसेल्फ. न्यूट्रिशन का अमल क्या होता है? ऑलराइट, अब देखें न्यूट्रिशन है क्या. एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए कोई भी जानदार अपने करीब तरीन एनवायरनमेंट में से खुराक हासिल करने की कोशिश करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हम खुद बीइंग ह्यूमंस, हम अपने आप को ओमनीवोर्स की कैटेगरी में पुट करते हैं. हम कहते हैं कि हम प्लांट्स भी खा लेते हैं और अगर हमें कोई एनिमल्स मिल जाएं उनके फ्लैश वगैरह को भी खा जाते हैं. इसी तरह समंदरों और दरियाओं में पाए जाने वाली मछलियां भी खा जाते हैं. तो वी आर ओमनीवोर्स. ओके, फिर इसी तरह अगर प्लांट्स और फ्रूट्स और इवन के सीड्स अवेलेबल हों तो वो भी हम खा जाते हैं. तो फंजाई के अंदर भी जो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफाइन करते हैं इस बात को, वो बयान करेंगे इस चीज की तफसील को कि ये फंजाई किस किस्म के एनवायरनमेंट में रहती है और किस किस्म की खसूसियात की हामिल है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहली बात जो हम यहां पे शामिल करेंगे, दैट इज व्हाट द फंजाई दे लैक क्लोरोफिल. सबसे पहली चीज. अब स्टूडेंट्स देखें, क्लोरोफिल इस बात की गारंटी है कि जहां भी मौजूद होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी. अब फोटोसिंथेसिस के लिए द प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम सबसे ज्यादा खुराक बनाते हैं अपने लिए और साथ ही साथ बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं. बट फंजाई जब इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो यहां से हम एक बात गेस कर सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई दैट विल बी स्ट्रिक्टली हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक ये टर्म आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी हुई है. All those living organisms which are unable to produce their own food, they are known as heterotrophs. और उनका जो mode of nutrition होता है that is known as heterotrophic mode of nutrition. Alright, इसको हम define करते हैं यहीं पे. The mode of nutrition in which living organisms are unable to produce their own food. इस तरह का न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें जानदार अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते, तो इस वजह से किसी ना किसी और जरिए से, किसी ना किसी और मेथड के जरिए हासिल करेंगे उसको. ऑलराइट, अब वो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं उसके लिए स्टूडेंट्स मैं पहले एनलिस्ट कर रहा हूं और फिर बाद में इनकी डिटेल देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल, फंजाई आर डीकंपोजर्स. सो इसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं दे आर सेप्रोट्रॉफ्स. और एक और टर्म यूज होती है इसके लिए, सेप्रोब्स. ऑलराइट, फिर जो सेकंड क्लास हम यहां पे बना सकते हैं, जो अभी हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं. ओके, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ ही साथ दे कैन बी पैरासाइट्स. ऐसा भी पॉसिबल है कि ये दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचा के अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा कर सकते हो. तो ये भी पैरासाइट्स की प्रॉपर्टी है, इस वजह से पैरासिटिक फंजाई कहलाएंगे. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड चीज है जो यहां पे हम लिखने जा रहे हैं अभी, ये जबरदस्त किस्म की एक प्रॉपर्टी फंजाई में पाई जाती है कि जो इससे एक्सपेक्ट नहीं की जाती आमतौर पे. ओके, दैट इज व्हाट
some of the fungi, they also show predatory mode of nutrition. अब ये क्या चीज है predatory mode of nutrition? इस तरह का न्यूट्रिशन का तरीकाकार जिसमें जानदार दूसरे जानदारों को, जिंदा जानदारों को ट्रैप करें या उन पे अटैक करें और उसके बाद उनको पैरालाइज करके खा जाएं। तो फंजाई के अंदर ये एक प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने दे दी है कि ये क्या करते हैं, बहुत सारे वर्म्स को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, स्पेशली नेमाटोड्स जो हैं, उनको ये पकड़ते हैं और फिर उसके बाद उनको खा जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 3 बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन फंजाई। ओके, अब इन तीनों को वन बाय वन हम डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 इज व्हाट? सेप्रोट्रॉफिक mode of nutrition. Saprotrophic mode of nutrition है, but the fungi they are known as saprotrophs. All right, students. So इनको अगर हम क्लासिफाई करना चाहें फर्दर तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनके इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कामयाबी का राज क्या है। ओके, तो हम कहते हैं दे आर द बेस्ट डीकम्पोजर्स। ओके, बैक्टीरिया के साथ मिलके तो ये हमारे इर्द गिर्द के इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में जो बेशुमार आलाइशें और वेस्ट प्रोडक्ट्स हम डेली बेसिस पे अपने घरों से, इंडस्ट्रीज से बाहर फेंक रहे हैं, ये फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं बहुत सारे मिनरल्स और केमिकल्स को, ताकि हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी ना किसी सूरत में केमिकल्स से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ओके, उसकी बुनियाद पे इनको कहते हैं हम कीमो हेट्रोट्रॉफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये कीमो हेट्रोट्रॉफ से क्या मुराद है? कीमो फॉर द केमिकल्स और हेट्रोट्रॉफिक चूंकि अपनी खुराक खुद तो नहीं बना रहे तो किसी और सोर्स से हासिल करते होंगे। ऑलराइट, इसके लिए अगर हम डिटेल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि दे डीकम्पोज complex organic food। फंजाई के लिए फूड है, लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए वेस्ट मटेरियल्स हों। ऑर्गेनिक फूड into simple absorbable form। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट साइकिल्स की वजह से रीन्यू होते रहते हैं हर वक्त। ओके, अब इनका रीन्यूअल मरहूने मिन्नत है फंजाई पे, स्पेशली कार्बन। ऑलराइट, कार्बन और नाइट्रोजन ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो फंजाई और बैक्टीरिया की मौजूदगी के बगैर शायद इनकी रिसाइकलिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट जीरो पे चला जाए। ओके, सो इस लिहाज से the decomposers they are very important। then हम ये भी कह सकते हैं कि the fungi and bacteria they are helping to accomplish the renewal of the soils and the environment with the nutrients। अब इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं कि जिनके साइकिल्स को फंजाई और बैक्टीरिया की मौजूदगी के बगैर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया, दे कैन बी द कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारा प्रोसेस जो अभी तक हम बात कर रहे हैं डीकम्पोजर्स होने के नाते, ये किस तरह से मुकम्मल किया जा रहा है, इसको हम अभी डिटेल से यहां पे समझते हैं। मैं यहां पे एक टर्म लिखने जा रहा हूं, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हमें बड़ा क्लियर कट ये नजर आ रहा है
कि ये जो फंगल हाइफा यहां पे ग्रो कर रहा है, इट इज ग्रोइंग ऑन फूड। ओके, अब देखें ये जो फूड पार्टिकल्स जिनके ऊपर कोई भी फंगल हाइफा ग्रो करता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है जो रिपीट होगी यहां पे बार बार, आप लोग याद रख लें इसको, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट। ओके, अगर एक है तो हम इसको कहेंगे सबस्ट्रेटम, और अगर हमारे पास एक बहुत ज्यादा कंप्लेक्स किस्म का एनवायरनमेंट मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे दैट इज सबस्ट्रेट, बिकॉज द फंगल हाइफी एंड द एंजाइम्स दे हैव टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक फूड। ओके, तो जहां पे एंजाइम्स काम करते हैं, अटैक करते हैं और उसके बाद उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट मॉलिक्यूल इज आल्सो नोन एज सबस्ट्रेट। शाबाश। अब देखें मैं यहां पे ये आपकी याद दहानी के लिए मेंशन कर देता हूं, सबस्ट्रेट the medium on which fungal hyphae are growing. All right students, वो ऐसी जगह जहां पे फंगल हाइफे ग्रो कर रहे हैं उसको हम कहेंगे दैट इज सबस्ट्रेट। अब देखें ये जो फंगल हाइफा यहां पे आपको ग्रो करता हुआ किसी सबस्ट्रेट के ऊपर नजर आ रहा है, अब जैसे ही इसको जरूरत है खुराक की, और चूंकि डीकंपोजर्स हैं तो हर वक्त ही इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि जो कुछ भी मिले उसको कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगे अपने हाइफे से बाहर। जैसे ही ये एंजाइम्स हाइफे से बाहर रिलीज किए जाएंगे तो इनके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स, और दे आर आल्सो नोन एज एक्सो एंजाइम्स। ओके, एक्सो एंजाइम्स या एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम से क्या मुराद है, दोज एंजाइम्स व्हिच वर्क आउटसाइड द सेल्स, जो सेल से बाहर जाके किसी भी कंप्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें, दे आर नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें यहां पे अब जैसे ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स बाहर जाएंगे, कंप्लेक्स फूड पार्टिकल को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, फंजाई अपने न्यूट्रिएंट और अपनी ग्रोथ की जरूरियात को पूरा करने के लिए इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब बैक कर लेगी। ओके, अब जैसे ही इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा वापस, उसकी वजह से क्या होगा कि द हाइफे दे विल शो मोर ग्रोथ, और बिल्कुल थोड़े से ही टाइम के अंदर they will start to occupy a greater surface area, जहां पे पहले मौजूद थे, अब वहीं से रिसाइकलिंग और डीकंपोज करने के बाद वहीं पे अपने हाइफे को और ज्यादा फैला देंगे। अगर इनकी एक्सेस में, इनकी पहुंच में मजीद फूड पार्टिकल्स होंगे तो इसका मतलब यह है कि इनके हाइफे चंद ही मिनटों और घंटों के अंदर बहुत ज्यादा फासला तय कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so this is about the extracellular digestion that is performed when the fungi they are trying to occupy more surface area and during decomposition of the organic substances. Okay, फिर अगर हम next category या next class की तरफ चलें तो that is what, parasitic fungi। जी स्टूडेंट्स, अब देखें यहां पे मैं आपको एक और अहम पॉइंट बताना चाहता हूं, और वो क्या कि पैरासिटिक फंजाई के पास भी कुछ खसूसियात हैं, और उन खसूसियात में से द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन इज द प्रेजेंस ऑफ हॉस्टोरिया। अब हॉस्टोरिया क्या चीज है, मे बी आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स पहले से जानते हो कि हॉस्टोरिया किसको कहते हैं, बट बाकी सबके लिए मैं रिवाइज भी कर देता हूं और बता भी देता हूं कि हॉस्टोरिया आर स्पेशलाइज्ड हाइफी। ओके, रूट्स या राइजोइड्स की तरह के हाइफी होते हैं which penetrate into the host cells and absorb the nutrients back into the original mycelium और hypha। अब ये चीज क्या बताती है हमें, अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो फिगर, ये जो स्ट्रक्चर हम यहां पे देख रहे हैं अभी, इसके अंदर एक हाइफा ग्रो करता हुआ जा रहा है और अपनी खुराक की जरूरियात को कहां से पूरा कर रहा है, जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट सेल्स हैं तो प्लांट सेल्स के अंदर तक हाइफे पेनिट्रेट कर चुके हैं, अंदर तक धंस चुके हुए हैं, और वहां से क्या कर रहे हैं,
खुराक को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, जज़ब करते जा रहे हैं, और हाइफा अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाता चला जाएगा। अब देखें हमने इसको शामिल कहां पे किया है, पैरासिटिक फंजाई। तो पैरासिटिक फंजाई में पैरासाइट को अगर डिफाइन किया जाए तो वी कैन से those living organisms which benefit themselves by harming other living organisms. Okay? वो जानदार जो अपने फायदे के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा के अपनी खुराक हासिल करें, दे आर नोन एज पैरासाइट्स। ओके, हॉस्टोरिया को डिफाइन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। द स्पेशलाइज्ड hyphae that penetrate धंस जाना into the host cells। होस्ट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि कोई भी पैरासाइट जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी नशोनुमा के लिए खुराक हासिल करता है उसको हम कहते हैं होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। into the host cells to obtain its nutrients। All right students, so these are haustoria। अब यहां पे एक और चीज का भी मैं इजाफा कर देता हूं ताकि आप कंसेप्चुअली थोड़े और इंप्रूव हो जाएं। राइजॉइड्स। जी स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में क्या ये दोनों टर्म्स सेम हैं या इन दोनों में कोई डिफरेंस मौजूद हो सकता है? दे आर स्लाइटली डिफरेंट। किस तरह से डिफरेंट हैं? हॉस्टोरिया आर द rhizoidal hyphae or simply hyphae that are exhibited or that are present in the parasitic fungi। but rhizoids क्या हैं? root hair like hyphae used to anchor the fungi on the substrate। Okay students, अब rhizoids कोई भी root like hyphae जिसकी वजह से जो फंगस है अगर वो अपराइट या ऊपर की तरफ को ग्रो कर रही है या किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ साथ ग्रो कर रही है तो सिर्फ सपोर्ट के लिए, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे किसी भी प्लांट की रूट्स के साथ बारीक से रूट हेयर्स मौजूद होते हैं, प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं, इसी तरह राइजॉइड्स हैं। लेकिन अगर इस तरह के राइजॉइड्स हों कि जो अपने होस्ट के सेल्स के अंदर तक धंस जाएं और वहां से खुराक हासिल करें तो दे विल बी नोन एज हॉस्टोरिया। ओके, देन आगे चलते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट the parasitic fungi into two different classes। The first one is obligate parasites and the second one is facultative parasites। All right students, अब देखें इन दोनों को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हमने पैरासाइट्स को डिफरेंशिएट किया है इनटू टू डिफरेंट क्लासेस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है, तो इसलिए इस पे निशान लगा लें कि ये पॉसिबल है कि आपके बोर्ड के पेपर में शामिल हो सकता है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, क्या खसूसियात हैं कि जिसकी वजह से हम पैरासाइट्स को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कह रहे हैं। ओके, इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स व्हिच आर होस्ट स्पेसिफिक और होस्ट डिपेंडेंट। ऑलराइट, इस तरह के पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के बगैर अपने लाइफ साइकिल को मुकम्मल नहीं कर सकते, दे आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ओके, वो फंजाई में भी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हो सकते हैं, वायरसेस में भी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हो सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया की इकसाम भी ऐसी हैं
कि जो अगर बीमारी फैला रहे हैं तो वो सिर्फ अपने ही होस्ट की हद तक महदूद रहेंगे, किसी दूसरे में जाके हो सकता है सेम इंफेक्शन कॉज ना कर सकें। तो दे आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ओके, फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं, होस्ट इंडिपेंडेंट, ये अपने होस्ट के ऊपर लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के लिहाज से 100% डिपेंडेंट नहीं है। ऑलराइट, और इस बात का हमें किस तरह से पता चला? They can be grown on artificial growth कल्चर मीडिया। एक हो तो मीडियम और बहुत ज्यादा हो तो मीडिया। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, ये वाली बात जो मैंने यहां पे लिखी है इसको फिर हम रिलेट करेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के साथ भी। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो हैं कि जो अपने लिविंग होस्ट के अंदर या किसी आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर इक्वली ग्रोथ शो कर सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ओके, और इसके लिए हमारे पास मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं, बेशुमार फंजाई की ऐसी इकसाम कि जो लैब्स में ग्रो की जाती हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए, हम कहते हैं कि दे आर ऑल फैकल्टेटिव। बट पैरासाइट्स होंगे तो फिर हम उनके लिए फैकल्टेटिव पैरासिटिक की टर्म यूज करेंगे। ओके, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के लिए हम ये कह सकते हैं ओनली कंप्लीट their life cycles on their host, सिर्फ अपने होस्ट के सेल्स के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर ही सिर्फ अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द थर्ड कैटेगरी जिसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, दे आर व्हाट? प्रेडेटरी फंजाई। ओके, those fungi that show predatory mode of nutrition, they are known as predators. Predators शिकारी, शिकार करके खाने वाले। ओके, predatory mode of nutrition। अब स्टूडेंट्स, ये देखने में हैरान कुन लगता है कि फंजाई जो छोटे छोटे धागों की तरह के हाइफे पे मुश्तमिल है, कैसे मुमकिन है कि वो किसी जानदार का शिकार करे और फिर उसके बाद उसको खा जाए। ओके, तो इसके लिए हमारे पास बुक में दो एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं, इनको हम बारी बारी देखते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑयस्टर मशरूम। अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जब हम मशरूम्स की बात कर रहे हैं तो फंजाई की बात कर रहे हैं, और फंजाई के लिए बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर मशरूम्स। ओके, तो ऑयस्टर की टर्म जो स्टूडेंट्स यहां पे ऐड की गई है, दैट इज ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। ओके, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, शेल्ड मोलस्क जिसको हम कहते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, जो इस तरह से दो ढक्कनों वाली बॉडी पे मुश्तमिल होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे पर्ल्स या मोती बन जाते हैं। ओके, तो उनको हम कहते हैं बेसिकली ऑयस्टर्स, पर्ल ऑयस्टर्स। तो वहां से उसकी तरह की अपीयरेंस होने की वजह से इनका ये नाम रखा गया है ऑयस्टर मशरूम्स। ओके, इसकी मॉर्फोलॉजी ये अभी आप लोग यहां पे अगर देखें तो हमें ये बड़ी क्लियर कट सी पता चलती है ये इसके डायग्राम देख के कि दीज मशरूम्स दे आर रियली ब्यूटीफुल। ओके, अब इसका साइंटिफिक नेम जो आपको याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, प्लियोरोटस ऑस्ट्रिएटस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये इसका साइंटिफिक नेम। ओके, अब इसकी खसूसियात क्या क्या हैं इनको भी जरा जल्दी से समराइज करते हैं यहां पे। नंबर 1, दे आर नेमेटोफेगस। निमेटोफेगस से क्या मुराद है कि ये इस तरह की फंजाई है
कि जो नेमाटोड्स को खा जाती है। नेमाटोड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे वर्म्स हैं जो आगे चैप्टर 10 में इंशाल्लाह हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये नेमाटोड्स जो सॉइल में ज्यादातर रहते हैं, इन नेमाटोड्स को घूमते फिरते हुए ग्रोथ करनी होती है, अपनी खुराक इकट्ठी करनी होती है, लेकिन ये फंजाई उनको भी ट्रैप करके खा जाती है। ओके, फिर इसके साथ ही साथ अगर हम एक और प्रॉपर्टी इसकी ऐड करें यहां पे, तो वो क्या है कि दे पैरालाइज द विक्टिम। जो भी शिकार इनका बनेगा उसको ये मफलूज कर देते हैं मुकम्मल तौर पे। ओके, और फिर इसी तरह की एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट, एंड दैट इज व्हाट आर्थ्रोबोथ्राइस और आर्थ्रोबोथ्रिस। ओके, अब ये वाली जो फंगस है इसकी खसूसियत क्या है? इट मेक्स अप constriction rings. All right students, और फिर कुछ इस तरह की भी स्पीशीज हैं कि which produce sticky secretions to capture their victim as capturing substance. All right students, अब देखें, ये तो हमने इनकी कुछ डिटेल्स और कुछ बेसिक्स है, नाम वगैरह लिख लिए इनकी एग्जांपल्स के। लेकिन अगर अब आप इस वीडियो के अंदर देखें तो ये नेमाटोड आहिस्ता आहिस्ता से सॉइल के अंदर ग्रो करता हुआ कहीं ना कहीं से इस फंगस के बनाए हुए कंस्ट्रिक्शन रिंग्स के करीब तक पहुंच गया होगा। अब जैसे ये यहां पे पहुंचा तो स्टूडेंट्स, ये जो कंस्ट्रिक्शन रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, इन रिंग्स के अंदर एक बड़ी स्पेसिफिक बात है, एक स्पेसिफिक स्पीसीज की मैं बात करने लगा हूं कि 3 सेल्स पे मुश्तमिल एक कंस्ट्रिक्शन रिंग बनाती है ये वाली फंगस। ओके, अब ये जो 3 सेल्स पे मुश्तमिल एक रिंग बनता है, जैसे ही नेमाटोड इसको क्रॉस करने की कोशिश करे या घूमते फिरते हुए उसका कोई एंड इसमें से गुजर जाए, तो उसके टेम्परेचर सेंसिटिविटी की वजह से, थर्मल सेंसिटिविटी की वजह से क्या होता है कि ये सेल्स फौरन स्वेल अप कर जाते हैं। ओके, फूल जाते हैं। इन सेल्स के फूल जाने की वजह से ये नेमाटोड फौरी तौर पे वहीं पे जकड़ लिया जाएगा। जैसे ही इस वर्म को जकड़ा जाता है, उसके बाद क्या होगा कि वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि यहां से किसी तरह से निकल जाए, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा कि बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद एट द एंड द एनर्जी लेवल विल डिक्रीज, और जैसे ही वो थक जाएगा तो फौरन क्या होगा कि ये फंगस अपनी हाइफे बड़ी ही बेदर्दी के साथ उस नेमाटोड की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करवा देते हैं और फिर अंदर से उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। ओके, इसके लिए जो हम 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल एक सिंपल सी समरी बना सकते हैं किसी भी नेमेटोफेगस फंगस के लिए, दैट इज व्हाट कैप्चरिंग, पहले उसको पकड़ना या जकड़ लेना, पैरालाइजिंग, फिर उसको मफलूज कर देना कि वो हरकत करने के काबिल भी ना रहे, एंड द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द फंगस इटसेल्फ। अगर फंगस अपने लिए खुराक के ज़रात बीच में से निकाल ले तो वो फंजाई वहीं पे ग्रो करना शुरू हो जाएगी। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये फंगस, जिसको हम शुरू में कह रहे थे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि फंजाई भी प्रेडेटरी हो सकती है, तो कुदरत ने इस फंगस को भी ये जबरदस्त प्रॉपर्टी दे दी है कि अगर ये भी चाहे तो एक बड़े नेमाटोड वर्म को, जो इसके अपने वॉल्यूम के निस्बत कई गुना बड़ा और पावरफुल और मोटाइल है, हरकत करने के भी काबिल है, लेकिन फंगस के कंस्ट्रिक्शन रिंग्स में फंस गया तो इट मींस कि उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी एंड इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर दिस वेरी फंगस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई को, इसके पहले पार्ट को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम इसके म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स को डिटेल से स्टडी करेंगे।